हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीडेंटल यूट्यूबर। तो आज हमारे साथ मौजूद है हिमांशु कौशिक। आज हम इनसे डिटेल में बात करेंगे कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और आज ये आईआईटी इंदौर में पीएचडी में इनरोल्ड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हिमांशु कौशिक से। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। तो आप बताएं अपने बारे में, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। शुक्रिया आरिफ। मैं बेसिकली गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ, जो बिहार का एक नॉर्दर्न पार्ट में है। और मेरा बेसिक एजुकेशन वहीं से हुआ है। उसके बाद मैंने ट्वेल्थ किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। देन मैं बैचलर्स का इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट में। थोड़ा बहुत मुझे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट के बारे में आइडिया हुआ। देन मैं मास्टर्स करने गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। वहाँ से मैं इन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर्स किया। उसके बाद मुझे थोड़ा आइडिया है कि पीएचडी होता क्या है और क्या फ़ायदे हैं पीएचडी के। उसके बाद मैं जेएनयू गया एज ए प्रोजेक्ट जेआरएफ, और ग्लेशियर्स में मैं काम करना स्टार्ट किया जेएनयू के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में। देन वहाँ से मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आया कि हम पीएचडी इसी सब्जेक्ट में परस्यू कर सकते हैं क्या। एंड फाइनली मैं आईआईटी इंदौर में अप्लाई किया पीएचडी के लिए, और 2021 में मैं यहाँ सिलेक्ट हुआ पीएचडी के लिए। तब से मैं यहाँ पीएचडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इससे पहले आप बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके फादर क्या करते हैं, आपके फैमिली में और कौन कौन से मेंबर्स हैं और आपको कितना सपोर्ट वहाँ से मिलता है फाइनेंशियली। मास्टर तक तो पापा ही मेरे सपोर्ट किए। पापा मेरे एक दुकान चलाते थे, एक मेडिकल शॉप नोएडा में। उससे पहले वो असम में भी रहे वहाँ पे कुछ राइट्स हुआ तो हमारी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई वापस से बिहार में। देन मास्टर्स के बाद जब मैं जेएनयू ज्वाइन किया तो वहाँ मुझे प्रोजेक्ट जेआरएफ में कुछ पैसे मिलते थे। उससे मैं अपना आगे का स्टडी कंटिन्यू किया। एंड मेरे घर में मम्मी है जो हाउसवाइफ हैं, बड़ी बहन है वो मैरिड है, और एक छोटा भाई है जो आर्मी में है अभी। ये है फैमिली बैकग्राउंड। अच्छा, तो आपको प्रोजेक्ट जेआरएफ ज्वाइन करने से पहले आपके फादर ने सपोर्ट किया, उसके हाँ। बाद गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलने लगी। हाँ, तब फादर ने सपोर्ट किया। उसके बाद 2018 में मैं जेएनयू ज्वाइन किया। वहाँ से मुझे जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने लगा। एंड देन तब से मैं कंटिन्यूस फेलोशिप से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपने स्टार्टिंग में बताया कि पीएचडी क्या होती है, ये आपने पहले ही क्वेश्चन में बताया। तो आपको कब ये एहसास हुआ कि हमारे लिए रिसर्च भी एक ऑप्शन है और हम रिसर्च में आगे जा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। मास्टर्स में थोड़ा आइडिया था कि रिसर्च क्या होता है, बिकॉज हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स थे पीएचडी स्कॉलर थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। थोड़ा आइडिया तो था कि पीएचडी होता क्या है, लेकिन तब ये आइडिया नहीं था कि हम किस सब्जेक्ट में करें या मुझे पीएचडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मास्टर्स पास आउट होने के बाद जैसे मोस्ट ऑफ द इंडिया में बच्चे करते हैं, नौकरी की तलाश में जाते हैं। मैं भी ट्राई किया, हैदराबाद में, दिल्ली में इंटरव्यू दिए, बट समहाउ मुझे लग नहीं रहा था कि मैं नौकरी करूँगा। और देन मेरे जेएनयू के सीनियर प्रोफेसर थे जो मेरे मास्टर्स में मेंटर भी थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में जेएनयू जाऊँ और वहाँ मैं पीएचडी परस्यू कर सकता हूँ, वहाँ बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं। 6-7 मंथ में टाइम लिया, देन डिसाइड किया कि मैं जेएनयू ही जाऊँगा। जेएनयू में एक जूनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट आया था 2018 में ग्लेशियर्स के लिए, और ग्लेशियर मुझे हमेशा से फैसिनेट करता था। जब मैं इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई करता था, क्लाइमेट साइंस की पढ़ाई करता था मास्टर्स में। मैं जेएनयू जाके इंटरव्यू दिया और 2018 में मैं ज्वाइन किया जेएनयू में एज ए जूनियर रिसर्च फेलो। और वहाँ यही एम था कि मैं पीएचडी ज्वाइन करूँगा इन फ्यूचर ग्लेशियोलॉजी में ही। तो आपने बताया कि ग्लेशियर्स में आपको इंटरेस्ट था, तो क्या जेएनयू में ज्वाइन करने से पहले ग्लेशियर्स के बारे में आइडिया था कुछ, या फिर जेएनयू ज्वाइन करने के बाद आपको लगा कि हम ग्लेशियोलॉजी में ही पीएचडी करेंगे? ये कब आपको पता चला ग्लेशियोलॉजी भी एक फील्ड है जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं? इंडिया में कॉमन धारणा हम बोल सकते हैं कि जब हम 12th कर रहे थे हमें कोई आइडिया नहीं था कि ग्लेशियोलॉजी या और कोई सब्जेक्ट या और कोई कैरियर ऑप्शंस हो सकता है। हमें लगता था कि हम बीटेक ही कर सकते हैं या एमटेक कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। तो हमें ओवरऑल यही 2-3 कैरियर ऑप्शंस पता थे। जब मैं बैचलर्स किया तो थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि ग्लेशियर्स क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, या कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। मास्टर्स जब किया एनवायरमेंटल साइंस में तो वहाँ हमारे लिए एक सब्जेक्ट था क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक साइंस। वहाँ थोड़ा और आइडिया हुआ ग्लेशियर्स के बारे में, लेकिन तब तक मुझे जस्ट ये पता था कि ग्लेशियर्स क्या होता है,
ग्लेशियोलॉजी की स्टडी कहीं होती है इंडिया में, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। सो जब मुझे जेएनयू में जेआरएफ का इंटरव्यू देने का मौका मिला, तब मैं पहली बार थोड़ा सा प्रिपेयर किया ग्लेशियर्स के बारे में कि उसमें क्या स्टडी होता है, क्या कैसे काम करते हैं। उस प्रोजेक्ट में मेंशन था कि 6 मंथ या 4 मंथ तक हमें हिमालय में रहना पड़ता है, वहाँ फील्ड स्टडीज करना पड़ता है। तो मैं और एक्साइटेड था, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करके मैं जेएनयू गया, ग्लेशियर्स के बेसिक आइडिया लेके। जब मैं ज्वाइन किया देन मैं वहाँ अच्छे से समझा कि ग्लेशियर्स क्या होता है या हम वहाँ एग्जैक्टली क्या रिसर्च करते हैं। और आफ्टर दैट मैं प्लान किया कि मैं पीएचडी ग्लेशियोलॉजी में ही करूँगा। अच्छा, तो ये डिसाइड हो गया ग्लेशियोलॉजी में पीएचडी करनी है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि चूँकि ग्लेशियोलॉजी बहुत सारे लोगों को इंडिया में पता नहीं है कि आखिर ये चीज़ क्या होती है, तो एक तो ये बताना है सिंपल लैंग्वेज में कि ग्लेशियोलॉजी है क्या और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हम ग्लेशियोलॉजी में रिसर्च करें या ग्लेशियर्स के ऊपर हम स्टडी करें डिटेल, या फिर हम ग्लेशियर्स के ऊपर जाकर हम फाइंड आउट करें कि ये ग्लेशियर्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम दोनों लैबमेट हैं, हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो ये अच्छा मौका है कि डिटेल में बताया जाए कि ग्लेशियोलॉजी है क्या और हम क्या करते हैं ग्लेशियोलॉजी में, किस तरह का रिसर्च करते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ग्लेशियोलॉजी क्या। ग्लेशियोलॉजी बेसिकली हम ग्लेशियर को हम हिंदी में हिमनद बोलते हैं, तो हम बेसिकली ग्लेशियर्स को और ग्लेशियर्स के इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं और उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पेक्ट पड़ता है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको ग्लेशियोलॉजी बोलते हैं। ग्लेशियोलॉजी से पहले ये भी मैं बताऊंगा कि ग्लेशियर होता क्या है। तो ग्लेशियर अगर हम बोले तो मूविंग मास ऑफ आइस है, और हिंदी में बोले तो एक हिमनद है जो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है। और ग्लेशियर का सिस्टम ऐसा है कि वो समर में मेल्ट करता है टेम्परेचर राइज होने की वजह से, और विंटर में जब प्रेसिपिटेशन होता है सॉलिड फॉर्म में तो वहाँ वो मास गेन करता है। सो ग्लेशियर इस तरीके से फॉर्म होता है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है। अगर हम बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की या अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड, वो ये प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि रिसेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला इम्पैक्ट हम देख सकते हैं ग्लेशियर पे पड़ता है, और वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहा है इवन हिमालय में, और हिमालय से बाहर जो वर्ल्ड में ग्लेशियर्स है लाइक एल्प्स में है, रॉकीज में है, एंडीज में है, इवन पोल्स पे जो ग्लेशियर है वो भी बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। और ग्लेशियर में स्टडी हम क्यों करते हैं? सो इंडिया में जो थ्री मेजर रिवर सिस्टम है जिसको हम इंडस, गंगेज और ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और ये रिवर सिस्टम हमारे एग्रीकल्चर से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, और इनडायरेक्टली हम देखें तो ये हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी जरूरी है। दूसरा, बहुत सारा हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है जो कि इन रिवर्स पे बना हुआ है। सो अगर इन फ्यूचर ग्लेशियर्स बहुत बुरा इम्पेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, और ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट होते हैं, सो हमें इन फ्यूचर एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इवन ड्रिंकिंग वाटर में भी प्रॉब्लम्स आएगी। और जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं ग्लेशियर वाटर पे ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन के लिए, तो उन्हें भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे क्लाइमेट चेंज होने से और ग्लेशियर मेल्ट होने से। अच्छा, तो आपका काम हिमालयन ग्लेशियर्स पे है, तो थोड़ा सा ऑडियंस को बता दें कि हिमालयन ग्लेशियर्स इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों? आपने हालांकि बता दिया कि 3 मेजर रिवर सिस्टम इस पर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा और डिटेल में बताएं कि हिमालय इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। सो हिमालय को हम ये बोलते हैं कि अगर पोल के बाद सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहीं रिजर्व है तो हिमालय में है, और हिमालय में 2-3 माउंटेन रेंज है, हम हिंदुकुश, काराकोरम और हिमालय, 2-3 माउंटेन रेंज जो हैं बहुत ज़्यादा ग्लेशियराइज्ड है पोल के बाहर, और ये अप्रोक्स 1.2 बिलियन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो मेजर रिवर सिस्टम है वो इंडस है, गंगेज है, ब्रह्मपुत्रा है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ अमू दरिया है, और भी जो रिवर सिस्टम है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अप्रोक्स 1.2 बिलियन पीपल को वाटर सप्लाई करते हैं। सो इसलिए ग्लेशियर पे स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 2007 में एक IPCC करके इंटरनेशनल बॉडी है, उसने एक रिपोर्ट में यह पब्लिश किया कि 2035 तक ग्लेशियर वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे पूरे हिमालय से, और उसके बाद पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और इंडिया में ये परेशान हो गए सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस हो जाएगा पूरे हिमालय और इसके सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया और इसके सब कॉन्टिनेंट में।
सो उसके बाद जब ये साइंटिस्ट ने स्टडी करना स्टार्ट किया तो पता चला कि वो एक मिस इन्फॉर्मेशन था और वो टाइपिंग एरर था। बट समहाउ सारे साइंटिस्ट का अटेंशन जो था वो हिमालयन ग्लेशियर के ऊपर आ गया। इवन सारे वर्ल्ड साइंटिस्ट जो थे उनका अटेंशन हिमालयन ग्लेशियर के ऊपर आया, और उसके बाद हिमालय पे बहुत सारी स्टडी होने लगी, बहुत सारा इंस्टीट्यूट एक्सटेंसिव स्टडी करने लगा हिमालयन ग्लेशियर्स के बारे में कि ये ग्लेशियर कैसे इम्पेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है हिमालयन ग्लेशियर्स। तो अब आप बताएं कि आप किस तरह का काम करते हैं ग्लेशियर्स पर। आप जाते हैं वहाँ पर तो किस तरह का काम करते हैं, मीन्स कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ग्लेशियर्स, स्पेसिफिकली हिमालयन ग्लेशियर्स, किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज को। तो आप क्या काम करते हो, किस तरह से क्या क्या डेटा कलेक्ट करते हैं, ये बताएं। सो मेरा जो मेजर काम है ग्लेशियर पे, हम एक वर्ड में बोल सकते हैं, मैं ग्लेशियर्स का हेल्थ चेक करता हूँ वहाँ जाके। हेल्थ चेक इन द सेंस कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ग्लेशियर किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है या किस तरीके से मेल्ट हो रहा है। ग्लेशियर का हेल्थ मीन्स कि वो मेल्टिंग कैसे हो रहा है और वो ग्लेशियर एक्यूमुलेट कैसे कर रहा है। सो मेरा मेन जो फोकस है ग्लेशियर पे, ग्लेशियर का मास बैलेंस देखना है। मास बैलेंस ये होता है ग्लेशियर एक साल के अंदर कितना मेल्ट हो रहा है और कितना स्नो एक्यूमुलेट कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है हम उसको ग्लेशियर मास बैलेंस बोलते हैं। अगर वो मेल्ट कम कर रहा है और एक्यूमुलेट ज्यादा कर रहा है, इट मींस कि ग्लेशियर हेल्दी कंडीशन में है। अगर वो मेल्ट ज्यादा हो रहा है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से और एक्यूमुलेट कम हो रहा है, इट मींस कि ग्लेशियर हेल्दी कंडीशन में नहीं है और वो निगेटिव मास बैलेंस शो कर रहा है। सो जो मेरा मेजर फोकस है वो ग्लेशियर मास बैलेंस पे है। दूसरा जो मैं काम कर रहा हूँ वो ग्लेशियर एनर्जी बैलेंस पे काम कर रहा हूँ। उसके लिए हम मेट्रोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर और वेदर स्टेशंस को ग्लेशियर्स के ऊपर और ग्लेशियर्स वैली में लगा के रखे हैं। उसके अलावा हम प्रेसिपिटेशन डेटा कलेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है ग्लेशियर हेल्थ के लिए। इसके अलावा हम विंड डेटा और ग्लेशियर्स से जो मेल्ट वाटर निकलता है उसका डिस्चार्ज डेटा हम कलेक्ट करते हैं। सो ओवरऑल हम एक आइडिया होता है कि ग्लेशियर्स का हेल्थ कैसे चेंज हो रहा है विद टाइम। अच्छा, तो क्लाइमेट चेंज को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके लिए वहाँ पर आप बहुत सारे सेंसर्स लगाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको हम ग्लेशियोलॉजिकल टर्म में हम उसको मीन्स कैलकुलेट करते हैं कि कितना मेल्ट हो रहा है, कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, और फिर हम ये बताते हैं कि कितना मास लॉस हो रहा है या फिर गेन कर रहा है। गेन कर रहा है, बिल्कुल, जिसको मास बैलेंस बोलते हैं। तो आगे ये बताएं कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है ग्लेशियोलॉजी में पीएचडी करने के बाद, क्योंकि आप अभी पीएचडी में इनरोल्ड हैं, तो फ्यूचर में क्या प्लान है। सो पीएचडी के बाद मोस्टली दो ही कैरियर ऑप्शंस होते हैं लोगों के पास। एक तो होता है आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटीज में किसी कॉलेज में सर्व कर रहे हैं। दूसरा आपका कैरियर ऑप्शंस होता है आप एज ए साइंटिस्ट किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन कर रहे हैं। सो मेरा जो अभी फोकस है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एज ए साइंटिस्ट किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँ और देन मैं ग्लेशियोलॉजी में कंटिन्यू करूँ, हिमालयन ग्लेशियर्स पे और सारा रिसर्च करूँ। अच्छा, तो अब आप आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं और फील्ड भी बहुत यूनिक है, तो आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगे आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं, आपके पड़ोसी होंगे, तो वो किस तरह से देखते हैं आपको एज ए पीएचडी स्टूडेंट। आपने जब पीएचडी, क्योंकि एक माहौल है बिहार के, हम भी रहने वाले हैं, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, तो एक चीज़ देखा जाता है हर जगह कि ये तो पढ़ ही रहा है, नौकरी कब लेगा, और चूँकि पीएचडी एक लॉन्ग जर्नी होती है। तो आपके आसपास में क्या माहौल है आपके बारे में, क्या वो समझते हैं इस चीज़ को कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे काम कर रहे हैं और बहुत ही एक तरह से क्रूशियल चीज़ है ग्लेशियोलॉजी या क्लाइमेट चेंज, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, ये हमें और एक पीएचडी स्टूडेंट को पता होता है कि हम कितने मीन्स क्या काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे आसपास वाले को, पड़ोसी को पता नहीं होता। तो आपके पड़ोसी का क्या रिस्पॉन्स है आपके बारे में, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बताएं। बात करें पड़ोसी की तो बिहार में लाइक एक कॉमन ट्रेंड है कि आप 20-25 साल में जॉब कर लें, कोई भी जॉब कर लें, जॉब नहीं मिलता आप बाहर जाके कुछ भी फैक्ट्री में जॉब करके काम करें एंड 25-26 साल में वहाँ शादी हो जाती है मोस्टली लोगों की। सो मेरा अभी एज अप्रोक्स 30 चला गया है। सो आसपास में सबको लगता है कि ये क्या पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कौन सा पढ़ाई कर रहा है जो 30 साल हो गया इसका एज, अभी तक इसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही।
तो मोस्ट ऑफ द जो मेरे गांव के लोग हैं वो ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि पीएचडी में कितना टाइम लगता है या किस तरीके के प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर। और फैमिली को भी एक्सपेक्टेशन है, बट फैमिली वाले को समहाउ भरोसा है कि वो पीएचडी कर रहा है तो कुछ मिलेगा। ओवरऑल उन्हें आइडिया नहीं है कि पीएचडी या फिर ग्लेशियोलॉजी में मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। वो ये जान रहे हैं कि मैं कहीं अच्छे जगह से पढ़ाई कर रहा हूँ और मे भी कल को मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा। सो वही है, सब लोग यही पूछते हैं कि कब ख़त्म होगा, कब शादी करोगे। सो थोड़ा तो लाइक प्रेशर फील करता हूँ जब भी घर जाता हूँ। हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं हम गलत तो नहीं बोल सकते क्योंकि उनको पता नहीं होता। तो और कई जगह ये होता है कि हमें बहुत जल्द फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह से मैनेज करते हैं। ये तो ज़्यादातर जो एजुकेशन में रहते हैं उनको पता है गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो पीएचडी में किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कितना फेलोशिप मिलता है, या मीन्स किस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करे, वो थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि जिनका फ्यूचर में प्लान हो, कोई अभी मास्टर्स में या बैचलर्स में, लेकिन उनका प्लान है कि मुझे पीएचडी करनी है लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली कि वो पीएचडी परस्यू कर सके, क्योंकि उनको लगता है कि जल्द से जल्द मैं ज्वाइन करूँगा बैचलर्स के बाद या मास्टर्स के बाद और घर वाले को सपोर्ट करूँगा। तो इसके बारे में बताएं डिटेल में कि किस तरह से आप फाइनेंशियली मैनेज करते हो चीज़ों को, कितना सपोर्ट मिलता है। सो पीएचडी ज्वाइन करने के लिए पहले तो लाइक हमें बैचलर्स अगर 4 इयर्स की डिग्री है सो हम डायरेक्ट पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मास्टर्स के बाद हम पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं। पीएचडी ज्वाइन करने के बाद ये एक लंबा जर्नी है, और बिना फिनेंशियल सपोर्ट के, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, लाइक बिहार, यूपी या झारखंड से आते हैं, सो सबके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि उसका फैमिली इस एज में, लाइक हम जब पीएचडी शुरू करते हैं तो हमारा अप्रॉक्स 25 ईयर्स हो गया होता है, तो इस एज में हमें फिनेंशियली सपोर्ट कर पाएँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे हम JRF बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसको हम यूजीसी के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। इसके एग्जाम्स होते हैं पूरे इंडिया में। देन और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, लाइक CSIR के एग्जाम होते हैं, देन ICAR के एग्जाम होते हैं, देन एक मेडिकल के लिए भी कोई एग्जाम होता है जहां से हम जो JRF क्रैक कर सकते हैं। और JRF यूजीसी में अप्रोक्स 0.5% लोगों को मिलता है पूरे इंडिया में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो आप जिस सब्जेक्ट से पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए आप यूजीसी के एग्जाम में अपीयर हो। अगर आप JRF क्रैक करते हैं सो गवर्नमेंट आपको, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप ज्वाइन करेंगे पीएचडी, तो गवर्नमेंट आपको 5 साल के लिए फंड करेगी पीएचडी। पहला जो 2 साल होगा अभी के टाइम में 37,000 देता है गवर्नमेंट, प्लस HRA देता है जिस आप सिटी में रहते हैं उस सिटी में, एंड आफ्टर 2 इयर्स वो आपको सीनियर रिसर्च फेलो की फेलोशिप देती है। उसमें आपको मिलता है अप्रोक्स 42,000 प्लस HRA, और HRA सिटी टू सिटी डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में रह के अपना पीएचडी परस्यू करते हैं। तो ये जो फेलोशिप है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करता है थ्रू आउट योर पीएचडी जर्नी। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में बताया फेलोशिप के बारे में। तो अब एक जो क्वेश्चन आता है जहन में, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हिमांशु ने बताया कि JRF है, CSIR है और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूजीसी, वो साइंस वाले को और आर्ट्स वाले को फेलोशिप प्रोवाइड करती है, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए गेट का एग्ज़ाम होता है। अगर आप गेट क्वालिफाई कर जाते हो तो इंस्टीट्यूट आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप या फिर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के नाम से फेलोशिप देती है। तो क्वांटिटी सेम होती है, 37,000 फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, उसके बाद 42,000 नेक्स्ट 3 इयर्स के, जो अभी करंट में चल रहा है। तो इससे घर को भी सपोर्ट हो जाता है, मीन्स कुछ सपोर्ट कर सकते हैं इससे अगर कोई करना चाहे। अगर IITs की हम बात करें तो यहाँ हमें फ़ी बहुत ज़्यादा पे करना होता है। अगर ये सेम हम पीएचडी में अगर JNU या किसी यूनिवर्सिटी से करता है तो हमें फ़ी बहुत कम पे करना होता है। स्टिल हमारे पास कुछ पैसा होता है जो हम घर को सपोर्ट कर सकते हैं। सो पर मंथ हम घर को सपोर्ट ऑब्वियसली करना पड़ता है और करते भी हैं। तो अब आप बताएं कि आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि जो लड़के अभी बैचलर्स में हैं या फिर मास्टर्स में हैं और उनको एक तरह से वो कन्फ्यूजन में है कि मैं आगे क्या करूं, वो बीच में है कि वो पीएचडी भी करना चाह रहा है और वो जॉब भी करना चाह रहा है, तो आपकी तरफ से कुछ मैसेज हो तो ये बता दें। तो मैं यही बोलूँगा कि लाइक जब मैं 12th में या 10th में था तो हमें कुछ कैरियर ऑप्शंस आइडिया ही नहीं थे। हमें लगता था कि बीटेक या MBA ही एक कैरियर ऑप्शंस है।
सो जब मैं हायर स्टडीज में आया तो अभी हमें पता चला कि इधर बहुत से कैरियर ऑप्शंस हैं, और जब आप ये हायर एजुकेशन परस्यू करते हो तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब भी मिलती है और अच्छी सैलरी भी मिलती है। आज के टाइम में पीएचडी के लिए या मास्टर्स के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी फेलोशिप प्रोवाइड करती है, मास्टर्स लेवल पे भी और पीएचडी लेवल पे भी। इवन आईआईटीज, आईसर्स जो इंस्टीट्यूट है ये खुद के फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, आप जाके यहाँ पे टीचिंग कर सकते हो और ये आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेंगे आफ्टर गेट क्वालिफाई, अगर आप पीएचडी वहाँ पीएचडी ज्वाइन किए हो तो। सो आज के टाइम पे बहुत सारा करियर ऑप्शंस है, लाइक आप बायोटेक, इन्वायरमेंटल साइंस, ग्लिसियोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी या फिर ये एरोनॉटिकल इंजीनियर, बहुत सारे कैरियर्स ऑप्शन है हायर एजुकेशन में। सो मैं तो यही बोलूँगा आज के टाइम में युवाओं को कि वो लोग हायर एजुकेशन की तरफ मूव करें, और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं उन्हें हायर एजुकेशन में। तो अब ये प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपका फील्ड ग्लेशियोलॉजी किस तरह से आपको अलग बनाता है बाकी फील्ड ऑफ रिसर्च से, कि मीन्स इसको किस तरह से आप इसको एंजॉय करते हो, और किस तरह का आपका शेड्यूल होता है पूरे साल का, क्योंकि आप ग्लेशियोलॉजी में है, हिमालय पे काम करना है, तो कैसे ये आपको बाकी फील्ड से अलग बनाता है? सो बेसिकली ग्लिसियोलॉजी में भी हम 2-3 तरीके से ग्लिसियोलॉजी करते हैं। मैं जो ग्लिसियोलॉजी करता हूँ हम उसको बोलते हैं फील्ड ग्लिसियोलॉजी। सो इसमें हमें 2 to 4 मंथ अप्रोक्स रिग्रस फील्ड करना पड़ता है हिमालय के हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ हम पूरी तरीके से टैन हो जाते हैं, सनबर्न हो जाते हैं, हमें अच्छे से वाटर नहीं मिलता जब हम ग्लेशियर के ऊपर होते हैं, हमें आइस के ऊपर सोना होता है, आइस तोड़ के मेल्ट करके वहाँ वाटर बना के पीना होता है। सो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है ग्लेशियर के ऊपर सर्वाइव करना। दूसरा होता है ग्लेशियर में मॉडलिंग, जो कि हम लैब में बैठ के हम रीएनालिसिस डेटा या बहुत सारे गवर्नमेंट्स के डेटा हैं उनको यूज करके हम ग्लेशियर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। सो इस स्टडी से हम बेसिकली हम इसमें सैटेलाइट डेटा यूज करते हैं और बहुत सारे लार्ज एरिया पे हम ग्लेशियर्स को स्टडी कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सैटेलाइट डेटा ऑब्जर्वेशन। और बाकी फील्ड से अलग कैसे है? सो बाकी फील्ड में हम ये बोल सकते हैं कि हमें 12 महीने मिलते हैं काम करने के लिए लैब में, या हम जहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसमें ग्लेशियोलॉजी में बेसिकली फील्ड ग्लेशियोलॉजी में चैलेंजेस ये है कि हमें 4 to 5 मंथ ग्लेशियर के ऊपर बिताना होता है, और उसमें हम बुरे तरीके से थक जाते हैं। हमारा 4-5 मंथ कंप्लीटली डेटा कलेक्शन में चला जाता है। सो ओवरऑल जो हमारे पास फील्ड रिसर्च करने के लिए या डेटा एनालिसिस करने के लिए जो टाइम बचता है वो 6-7 मंथ ही होता है। सो काफ़ी चैलेंजिंग है फील्ड ग्लेशियोलॉजी। तो जैसा कि हमने बताया कि हम दोनों लैबमेट हैं और हम दोनों साथ में जाते हैं फील्ड पर, तो कई सारे चैलेंजेस हैं। एक तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से, एक तो ये अलग अपना मीन्स ये तो रहेगा ही रहेगा हाई एल्टीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम्स, और जो प्रॉब्लम्स उसमें ये है जैसे हमने कोई इंस्टॉल कर दिया कोई सेंसर, तो वो हमें सही सलामत मिले ना मिले इसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। हम लोगों ने खुद ऑब्जर्व किया कि कई बार सेंसर्स गिरे हुए मिले, कई बार वो स्नो के अंदर मिला, कई बार वो बह गया आज तक पता नहीं चला, कई बार जानवर ने काट दिया। तो ये सारे चैलेंजेज होते हैं स्पेसिफिकली फील्ड ग्लेशियोलॉजी के लिए। और भी बताया हिमांशु ने कि बाकी लोगों को 12 के 12 महीने मिलते हैं लैब में, और हम लोगों का होता है कि 4 महीना तकरीबन, अगर देखा जाए तो 4 महीने हमारे फील्ड पर जाते हैं। तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है कि 8 महीने में हमें वो सारे रिजल्ट्स देने हैं, मीन्स आउटपुट इतना देना है, बाकी लोग 12 महीने में दे रहे हैं। तो ये कितना एडवेंचरस होता है ये, क्योंकि हिमालय तो सब लोग जानते हैं, और आपने ग्लेशियोलॉजी के बारे में बता दिया, क्या काम करते हुए भी बता दिया, तो कितना इसको एंजॉय करते हैं आप, ये बताएं कितना एडवेंचरस होता है आपकी जर्नी ग्लेशियर्स की? सो मुझे जॉब ना करके पीएचडी करने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव था कि मुझे कुछ एडवेंचर करना है, एडवेंचरस लाइफ जीना है। और जब मैं जेएनयू में फर्स्ट टाइम ग्लेशियर्स के बारे में जाना, या फर्स्ट फील्ड विजिट किया लद्दाख में अप्रॉक्स 6000 मीटर पे स्टॉक ग्लेशियर पे, सो बहुत इंजॉय किया मैं उस हाई एल्टीट्यूड को। पहली बार तो मैं बीमार हुआ, बहुत सारा वॉमिट हुआ, बिल्कुल हम खाना नहीं खा सकते हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में। लेकिन एक बार जब आप माउंटेन में सस्टेन कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो आप बहुत ब्यूटीफुल है ग्लेशियर, एकदम से वाइट ब्लैंकेट है, बहुत प्यारी रिवर हैं, बहुत प्यारे प्यारे लेक्स हैं जो कि कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है। रात में आप देखो तो बहुत सारे मिल्की वे आपको दिखाई देंगे, बहुत प्यारा स्काई दिखता है। सो अलग लेवल पे है वहाँ का ग्लेशियर का एडवेंचर। अगर आप
ग्लेशियोलॉजी में काम करते हो तब बहुत इंजॉय करने वाले हो ग्लेशियर के ऊपर। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु कौशिक, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला और बहुत सारी चीज़ों का पता चला, और उम्मीद करते हैं कि इस टॉक से हमारे ऑडियंस को फ़ायदा होगा और फ्यूचर में अपने कैरियर ऑप्शंस के लिए हम रिसर्च को मीन्स हम ऑप्शन बनाएंगे। ये क्लियर हुआ होगा क्योंकि बहुत ही डिटेल में बात हुई, फेलोशिप के बारे में बात हुई, किस तरह का काम करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है आफ्टर पीएचडी। तो फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु कौशिक। धन्यवाद सर।